बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए आज का नया लेक्चर लेकर आई हूं और वो है L3 जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल। उसका आज हम पढ़ने वाले हैं L3। ठीक है, चलिए आपके कमेंट मैंने पढ़े, कई बच्चे कह रहे हैं कि मैम थैंक यू, आपने ये चैप्टर शुरू कर दिया, हमारे एग्जाम में आने वाला है तो भाई करना ही है, सब कुछ ही करना है। और मुझे तो और चिंताएं होने लगी हैं कि 22 चैप्टर कब होंगे। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। कभी मैं सोचती हूँ कि जितना एनसीईआरटी में दे रखा है बस उतना ही पढ़ा दूँ, है ना। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, डिटेल पढ़ाना चाहिए बच्चों को क्योंकि दोबारा वो शायद इस चीज़ को नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसी चक्कर में थोड़ा सा, वरना एनसीईआरटी के हिसाब से तो हमारा शायद सिलेबस ही कंप्लीट हो चुका होता, पर थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा देने की कोशिश। और कुछ बच्चे जो कह रहे हैं मैम वन शॉट ला दो, भाई आ जाएगा वन शॉट, चिंता मत करो, आ चुका है वन शॉट। और दूसरी बात ये कि देखो अभी से वन शॉट मुझे नहीं लगता, आप वन शॉट तब होता है जब हम उस चैप्टर को पूरा डिटेल पढ़ चुके हो, मतलब हमने कुछ नहीं छोड़ा उसका। उसके बाद वन शॉट सिर्फ इसीलिए होता है ताकि हम क्या कर सके, बस एक बार क्विक रिवीजन कर सकें कि बस हमारी मेमोरी में एक बार रिवाइज हो जाए वो चीज़ जो हमने पढ़ी है। लेकिन आप उस वन शॉट को ऐसे लेते हो कि बस सब कुछ मिल जाए शॉर्ट में तो अपना काम हो जाए, सारा डिटेल एक एक लेक्चर खोल के नहीं देखना पड़े। तो वन शॉट का गलत मीनिंग ना निकालें भाई। वन शॉट बहुत शॉर्ट में बस एक क्विक मेमोरी है आपकी, उसको उस तरह से ले, ऐसे वन शॉट के पीछे भागे नहीं। वन शॉट एंड में आते हैं ईयर के, वो तो हम 12th और 11th के अभी से ले आए कि चलो ठीक है प्रिपरेशन हो जाएगी बच्चों की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोसैकेराइड, जो मैंने कहा था कि हम थोड़ा सा डिटेल में दो चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद ऑलिगोसैकेराइड और उसके अंदर डाइसैकेराइड पढ़ेंगे, और साथ में इसी के डाइसैकेराइड्स के मोल्टेज, सुक्रेज और लैक्टोज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं मोनोसैकेराइड, कुछ प्रमुख मोनोसैकेराइड। अब उससे पहले मैं आपको कल की थोड़ी कहानी रिवाइज करवा देती हूँ। क्या कहानी है ये जरा सुनो। हमने कल क्या पढ़ा था, क्योंकि ऐसा चैप्टर है ना जो गुमशुदा करवा देगा आपको थोड़े दिन में, है ना। देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने दो तरह के मॉलिक्यूल पढ़े। हमने कहा बायोमोलिक्यूल जो है वो दो तरह के होते हैं, सूक्ष्म और वृहत। जब हम वृहत की चर्चा करने निकले हैं तो हमने कार्बोहाइड्रेट शुरू किया है। तो कल हमने शुरू किया कार्बोहाइड्रेट, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। कार्बोहाइड्रेट शुरू किया। कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपसे कहा कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास तीन प्रकार के हैं। ठीक है, एक हमने कहा मोनो है, मोनो कार्बोहाइड या मोनोसैकेराइड बोल दो। अभी बच्चे बोलेंगे अब ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ गया, है ना। और सैकेराइड का मतलब भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ये मैं बता चुकी हूँ। मोनोसैकेराइड। फिर मैंने कहा कि एक होता है ओलिगोसैकेराइड, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। एक बार रिवीजन हो जाएगा। और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं पॉलीसैकेराइड। फिर मोनोसैकेराइड में हमने कहा कि मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन से 7 कार्बन तक के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो मोनोसैकेराइड क्या होती है, अगर हम किसी एक यूनिट को ले लें, मतलब एक सैकेराइड, जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल लिया था ये वाला ग्लूकोज जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना, ये ग्लूकोज। अब मैंने कहा था कि हम एक मोतियों की माला बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम मोती इकट्ठा कर रहे हैं। तो मान लो ये सिर्फ एक मोती है, और अगर यही हमारी मेन कार्बोहाइड्रेट है, और इसी को हम सरलतम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, शर्करा कहते हैं, जिसको सूक्ष्म सिंपल शुगर कहते हैं, तो ये ग्लूकोज है। तो अगर सिर्फ ये एक ही यूनिट से बना हुआ है, ये एक ही यूनिट है, एक ही रिंग दिख रही है, लेकिन ये रिंग कैसी हो सकती है, ये रिंग 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक हो सकती है। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर 3 कार्बन वाली है तो उसको ट्रायोज बोलेंगे, है ना, ये पढ़ा था हमने, इसके एग्जाम्पल देखे थे हमने ट्रायोज के। फिर है ना, हमने 4 कार्बन है तो हम उसको बोलेंगे टेट्रोज बोलेंगे। इसी तरह 5 कार्बन, फिर 6 कार्बन और 7 कार्बन। तो ये वाली कहानी हमने पढ़ी थी, सबके एग्जाम्पल देखे थे।
ठीक है, आज जो हम क्या करने वाले हैं, हम 5 कार्बन यानी कि पेंटोस को पढ़ेंगे थोड़ा सा। वैसे पेंटोस फिर से आएगा जब हम डीएनए आरएनए पढ़ेंगे। और दूसरा हम हेक्सोस पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रमुख हेक्सोस श्रृंखला पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो ग्लूकोज जो कि सबसे सिंपल है, और एक फ्रक्टोज, क्योंकि इसको आपकी एनसीईआरटी ने थोड़ा सा पिक्चर दे रखा है, डिटेल तो दी नहीं है, पिक्चर दिया है, लेकिन हमारा फर्ज है डिटेल पढ़ना। और हेप्टोज, ठीक है, जिसको हम सेडुहेलुलोज भी कहते हैं, एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था इसका, है ना, हेप्टोज का, राइट। इतनी बात समझ में आ रखी है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये 2 पढ़ने वाले हैं। फिर हमने कहा कि ये तो एक यूनिट है, मान लो ये एक मोती है, ये एक आदमी है, ये एक इकाई है, ठीक है। अगर ऐसी ही 3 से 7 कार्बन वाली ऐसी ही इकाइयां अगर 1 से 10 हो जाएं, ठीक है, इसको कार्बन से कंफ्यूज मत करना। मान लो ऐसी ही इकाई 1 से 10 तक जुड़ जाए लंबी, जैसे कि मान लो ये एक 3 से 7 कार्बन की कोई रिंग थी, 3, 4, 5 ही हमने देखे कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। अब मैं इन आदमियों को ऐसे जोड़ दूं, एक इकाई ये, एक इकाई ये, है ना, इनको आपस में बांध दूं, फिर इनको और एक इकाई से जोड़ दूं ऐसे, तो अब क्या हो गई, अगर 1 से 10 तक मैं ऐसे बार बार इकाइयां जोड़ती जाऊं तो मैं उसको कहूंगी ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड कई प्रकार के होते हैं, अगर मैंने 2 जोड़े हैं, अगर ये 2 ही इकाइयां जोड़ी हैं तो मैं उसको बोल दूंगी डाइसैकेराइड, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे सुक्रोज, माल्टेज, ठीक है। और अगर मैं 3 जोड़ दूं तो फिर मैं ट्राइसैकेराइड बोलूंगी। और ट्राई के बाद हमें गिनती नहीं आती, तो ट्राई के बाद 1 से 10 तक की इकाइयां जब तक जुड़ती रहेगी, एक 2 जुड़ी, फिर 4 जुड़ी, 6 जुड़ी, 8 जुड़ी, 10 जुड़ी, 10 से अगर ये इकाइयां बढ़ गई, मतलब ये 3 आदमी हैं, अगर मैंने इसे 10 जोड़ दिया तब तक तो ये ओलिगोसैकेराइड में आएगा। लेकिन 10 से ज्यादा आते ही, 10 से अधिक आते ही क्या हो जाएगा, ये पॉलीसैकेराइड में चला जाएगा। अब ये इकाइयां कुछ भी हो सकती है, ये इकाइयां इन मोनोमर में से ही होगी, या तो 3 कार्बन वाली, 4 कार्बन वाली, 5, 6 ऐसे, ठीक है। तो ये मोनोमर की ही इकाइयों से आगे फिर क्या बनेंगे, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड बनेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है, ये रिवीजन था। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, मोनोसैकेराइड में कुछ प्रमुख मोनोसैकेराइड, जिसका आज हम थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, और वो है ग्लूकोज। मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल कौन सा मोनोसैकेराइड, हेक्सोस का। बाकी के सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद करने हैं, है ना। 3 कार्बन वाले, 4 कार्बन वाले, 5 कार्बन देखेंगे और 6 कार्बन आज हम देखेंगे। 6 में पहला देख रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में स्ट्रक्चर दे रखा है, इसका सिर्फ स्ट्रक्चर दे रखा है बुक में, सबसे पहला वाला, हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद करने हैं, ट्रायोस का क्या एग्जाम्पल है, टेट्रास का क्या एग्जाम्पल है, इस तरह से, ठीक है। चलो, अब ग्लूकोज क्या है, इसे ग्रेप शुगर भी कहते हैं ग्लूकोज को, ठीक है। सबके सामान्य नाम आपको याद रखने, इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। हमारे ब्लड में जो शुगर रहती है ना, वो इसी फॉर्म में रहती है ग्लूकोज के, तो इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। यह डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, इसलिए इसे डी ग्लूकोज या डेक्स्ट्रोज कहते हैं। अब ये क्या कहानी है समझाऊंगी मैं अभी आपको, थोड़ा सा पेशेंस। चलो, तो पहले ग्लूकोज की संरचना पढ़ ले, कि आप दोनों पढ़ लेते हैं पहले। चलो, फ्रक्टोज क्या है, देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम है, क्या, C6H12O6, यही फॉर्मूला है, इसका भी यही है, C6H12O6। अब मुझे ये नहीं पता कि आप केमिस्ट्री में किस चैप्टर तक पढ़ चुके हैं, है ना, लेकिन केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है समावयवी का, आइसोमर्स और एन आइसोमर्स, है ना, जो, तो ये क्या है, ये आइसोमर्स है, ऐसे यौगिक जिनका केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र तो समान होता है, लेकिन
उनका स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक सूत्र अलग होता है, उसको हम कहते हैं आइसोमर्स या समावयवी। ये पढ़ोगे आप केमिस्ट्री में, मिरर इमेज होती है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, और ये डेक्सट्रोज भी वहां पे पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे समझाऊंगी क्योंकि मैंने लिखा है, जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, चलिए, इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रक्टोज को फ्रक से याद हो जाएगा, फ्रक से फ्रूट। ठीक है, तो इसको फ्रूट शुगर कहते हैं क्योंकि ये किससे मिलती है, ये फ्रूट से मिलती है। ठीक है, इसे लेव्युलोज भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। यह कीटो शर्करा है, और ये क्या है, ये एल्डिहाइड शर्करा है। एल्डिहाइड, ये आपको याद रखना है। मैंने कल वाले लेक्चर में भी बताया था कि दो तरह की शुगर है हमारे पास, एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये एल्डिहाइड शुगर है और ये कीटो शुगर है। ठीक है, चलो अब इनकी संरचना देखो जरा। रिंग अथवा सीधी श्रृंखला रूप में पाई जाती है। ये या तो रिंग में हो सकती है, रिंग समझते हैं ना भाई, बंद संरचना हो ऐसी, तो उसको रिंग कहते हैं, या फिर खुली, जिसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। ऐसे ऐसे बनाएंगे कार्बन वार्बन जोड़ के, अभी बनाते हैं। चलो तो शुरू करते हैं कहानी को। यहां पे देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, यानी कि C6H12O6 है ना। नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला जो है उसी से बना है भैया, हमने कहा था CH2O की पावर N, इसी से बना है, देख लो। यहां पे हम बनाएंगे ग्लूकोज और यहां पे हम बनाएंगे फ्रक्टोज। दोनों में 6 कार्बन है, लगा दो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर भी लगा दो 1 2 3 4 5 6, हो गया। चलो संरचना सीख लेना, कोई नहीं बताया, वहां बुक में डब्बे बने हुए हैं बस। अभी कैसे है, ये इसका वो खुला वाला है संरचना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये एल्डिहाइड शुगर है, ये आपको याद रखना है। अब एल्डिहाइड शुगर में क्या होता है भाई, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, CHO, फंक्शनल ग्रुप क्या है एल्डिहाइड का, ये। और फ्रक्टोज कीटोन ग्रुप है, कीटोन का क्या होता है, ये कीटो ग्रुप है। बस यही करना है। अब क्या करना है आपको, इसके पहले कार्बन पे आपको एल्डिहाइड ग्रुप बना देना है। कार्बन की वैलेंसी देखते जाना भाई, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों कंप्लीट है, गलती तो नहीं कर दी, 2 इधर 1 इधर 1 इधर, 4 हो गई, 4 वैलेंसी। उसके बाद आपको यहां पे लेना है OH, इधर से H, फिर इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H। जरूरी बात सबटाइटल के साथ क्या कि कई बुक्स क्या करती है, जो मैंने यहाँ पे ये H बनाया है ना, यहाँ पे देखो सब जगह OH OH है इस साइड, लेकिन एक जगह H बनाया है। कई बुक्स क्या करती है, इस H को यहाँ पे बनाती है, वो भी गलत नहीं है, सही है। ठीक है, और एक और चीज जिसको केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं है, कई बार ये वाली जो चीज है उसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो मेरे हिसाब से मैं गलत नहीं लिख रही है ना। तो थोड़ा दिखावे पे अक्ल लगाएं, कॉमन सेंस यूज करें। ठीक है, ये हो गया ग्लूकोज, बात समझ में आई। फ्रक्टोज कैसे बनाए, यही कुछ कहानी नहीं है। इधर पहले नंबर पे जोड़ा है, इधर दूसरे नंबर पे कीटो ग्रुप जोड़ देना है। ये रहा कीटो, ये कीटो ग्रुप जोड़ दिया हमने। ठीक है, कीटो ग्रुप की क्या खासियत होती है पता है क्या, केमिस्ट्री पढ़े हो ना, कि कीटो ग्रुप के दोनों ओर RR होना चाहिए, मतलब कार्बन होना चाहिए। ये कीटो ग्रुप है, तो ये रहा कार्बन, इसके एक तरफ भी कार्बन है, इसके एक तरफ भी कार्बन है, अगर हम इसको R माने तो। ठीक है, अब मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रही। तो यहाँ पे आ गया है आपका OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, फिर वापस वही OH OH OH। वैलेंसी पूरी करनी है आपको। ठीक है, और फॉर्मूला देखते जाना भाई, ऑक्सीजन के नंबर नहीं बढ़ जाए, काउंट कर लेना। 6 कार्बन होने चाहिए, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होने चाहिए। ठीक है, कितने हैं देखो यहाँ पे, कहीं गलती तो नहीं, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 ही है यहाँ पे। अब मैं इसको कैसे लिख दूं? यहाँ पे हाइड्रोजन और एक ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। चलो, नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, ये तो फिर कोई और समूह बन गया। कीटो ग्रुप, इसके 4 हो गए और इधर एक हाइड्रोजन। अब यहाँ पे भी कई बुक्स में आप पढ़ोगे ऐसे लिखा हुआ होगा, तो गलत नहीं है नीचे वाले को, ठीक है। क्यों गलत नहीं है समझ में आ रहा होगा। इधर भी देख लो, इधर भी यहाँ पे एक H आएगा जो मैंने बनाया नहीं है, और ऊपर हो गए 4 बॉन्ड, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। हो गए 12 कार्बन। ऑक्सीजन कितने हैं? 6, गिन लो, 6 और होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो, ये हो गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? आइसोमर्स कह रहे हैं। क्यों आइसोमर्स है भाई ये? क्योंकि इनकी सूत्र जो है वो समान है परंतु संरचना अलग है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे कीटो ग्रुप है, ठीक है। अब क्या होता है, हमने कहा कि ये 2 रूपों में रहते हैं, ये खुले भी रह सकते हैं और ये रिंग भी फॉर्म कर सकते हैं। अब रिंग कैसे फॉर्म करेंगे? तो इसका पहला वाला कार्बन और इसका 5वां वाला कार्बन में क्या बन जाता है? बॉन्ड बन जाता है। अब ये बॉन्ड कैसे बनता है? देखो, कोई भी बॉन्ड बनता है ना तो -H2O होता है जनरली। ये सब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स है। कौन से बॉन्ड है इनको ध्यान में रखो। अभी आपके आगे बुक में है ना एक टॉपिक दे रखा है कि कौन कौन से बंध बनते हैं, तो ये देखते जाओ। वही बंध है, मैं उसको अलग से नहीं पढ़ाऊंगी, ये बंधों के नाम आ रहे हैं साथ साथ में, वही कहानी लिखी हुई है। जब ग्लूकोज के अंदर किसी ऑक्सीजन, एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन अल्कोहल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनता है, ये अल्कोहल ग्रुप है ना, तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। पहला कार्बन, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये जो है ये बॉन्ड बना है, एक क्या निकलेगा? H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा। कहां से निकलेगा भाई? यहां से तो OH निकलेगा और यहां से एक ये H निकलेगा, ठीक है। येलो में बना, व्हाइट में बना दूं, एक तो ये OH निकलेगा और इधर से ये H, और इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। कैसे बनेगा? अब इसकी रिंग देखना। अब मैं कार्बन नहीं बना रही, ये ऑक्सीजन, ये वाला, ये ऑक्सीजन, यहां से आया भाई एक कार्बन, हर डॉट एक कार्बन है, ये तो आपको पता ही, ये रिंग बना चुके हो केमिस्ट्री में। अब सही है, ये हो गई ग्लूकोज की रिंग। देखो, कार्बन नंबर 1 ये ऑक्सीजन हो गया, ये वाला, ये ऑक्सीजन, यहां से कार्बन है। कार्बन नंबर 1, देखो मैं अभी इतना स्लोली समझा रही हूं, आगे मैं अपना वही स्पीड पकड़ लूंगी। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। 5वें और पहले के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, 5वें और पहले के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, बीच में ऑक्सीजन ने लगा दिया, ठीक है। अब भी देखो ये बचा हुआ है, ये कहां जाएगा? तो इसको हम यहां पे लेंगे, कार्बन नंबर 6। अब ये कैसा है? ये इस फॉर्म में है, ठीक है, H2O फॉर्म में, H2OH फॉर्म में, लेकिन हम वो दिखा नहीं रहे, ठीक है। चाहो तो दिखा सकते हो भाई, लिख सकते हो H2OH। ये हो गया ग्लूकोज, कुछ नहीं था, क्या था? ग्लूकोज। कौन सा बॉन्ड बना है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, समझ लेना। अभी फ्रक्टोज की रिंग बनानी है। फ्रक्टोज के पास O कहाँ है? यहाँ पे। तो इसके सेकंड नंबर वाले 1 2 3 4 5 6 हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो सेकंड नंबर वाले कार्बन और 5वें के बीच में बॉन्ड बनना है और वही क्रिया H2O गायब करना है। तो यहां से एक OH निकलेगा, यहां से एक H, कोई भी H निकाल लो, सब बराबर से ही है, ठीक है। ये हो गया, क्या रिंग बनी? ये तो हो गया ग्लूकोज, ये हो गया फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की रिंग बना रही हूं मैं। फ्रक्टोज की रिंग थोड़ी डिफरेंट है भाई, जरा ध्यान से। ये लो, थोड़ी टेढ़ी बनती है क्या? सीधी हो जा चुपचाप।
ये लो। अच्छा, इसी रिंग को आप किसी बुक में ऐसे भी देख सकते हैं, ये ज्यादा आसान है, इसमें टेढ़ापन नहीं आता, तो ये भी सही है, गलत ये नहीं है भाई। देखो कितने हैं कार्बन, यहाँ पे ये वाला छूटा हुआ है, पहले कार्बन से हमने बॉन्ड बनाया ही नहीं, तो पहला कार्बन तो बाहर निकला हुआ है, ये रहा, नंबर 1 डाल दिया क्योंकि वहां जगह नहीं है। वैसे ये H2OH है, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये दूसरे नंबर का कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये पांचवे और दूसरे के बीच में बॉन्ड बना हुआ था ऑक्सीजन वाला। छठा बेचारा अकेला पड़ा है, ये रहा छठा, इसमें भी छठा अकेला है, इसमें भी छठा अकेला है, और दोनों में ये H2OH बॉन्ड है। यहाँ पे दोनों साइड है, देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ छठा वाला बाहर है, पहला वाला तो रिंग के अंदर है। यहाँ पे पहले वाले को भी देश निकाला दे रखा है, छठे वाले को भी देश निकाला दे रखा है, इसीलिए इन दोनों की रिंग में फर्क है। अब याद करो कल वाली क्लास, मैंने कहा था कि ऐसी रिंग जो हेक्सागोनल होती है, हेक्सागोनल का मतलब, हेक्सागोनल क्या होता है भाई, 6 कार्बन, षटकोणीय होती है। ये षटकोणीय है, देखो 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं इसकी, 6 भुजा यहाँ लिख दूं, जिसकी भुजा 6 होती है उसको हेक्सागोनल कहते हैं। ये षटकोणीय है, लेकिन इसमें रिंग के अंदर कितने कार्बन है, तो रिंग के अंदर 5 ही है, 1 2 3 4 5। ऐसी रिंग को हम क्या कहते हैं, पायरिनोज रिंग। वहां पे पायरिनोज ऐसे भी लिखा हुआ है कई जगह, दोनों ही सेम है। पाई का मतलब 5, पाई 5, ठीक है, 5 रिंग के अंदर है, लेकिन टोटल कार्बन 6 है, जिसकी वजह से रिंग हेक्सागोनल बन रही है, 6 भुजाएं हैं इसकी। ये बात आपको याद रखनी है, मैंने कल भी कह दिया था। ग्लूकोज पायरिनोज रिंग बनाता है, जबकि फ्रक्टोज देखो इसमें भी 6 कार्बन है, लेकिन भुजाएं देखो 1 2 3 4 5 भुजाएं, 2 कार्बन बाहर निकाल दिए। तो ऐसी रिंग क्या है भाई, पेंटागोनल है, ये पेंटागोनल, पंचभुजीय या पंचकोणीय, षटकोणीय है ना, ये कोणीय है। अब इसमें क्या है, 5 भुजाएं, लेकिन कार्बन कितने अंदर, 1 2 3 4 ही है, 2 तो बाहर है, 6 में से 2 बाहर है, तो 4 कार्बन है। 4 कार्बन से बनी 5 भुजीय रिंग, ऐसी रिंग को हम क्या कहते हैं, फ्यूरिनोज। ये भी कल बात की थी, आ गई समझ में। ये दोनों स्पेशल हाईलाइटेड चीजें हैं, इनको याद रखना है। मेरे हिसाब से इससे इजी आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कोई नहीं बता सकता, और केमिस्ट्री में भी काम में आने वाला ये चैप्टर, ये तो मैं आपको बोल ही चुकी हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज, दोनों सेम है, फॉर्मूला सेम है, आइसोमर्स है ये, लेकिन इनकी संरचना में डिफरेंट है। ग्लूकोज में पायरिनोज रिंग पाई जाती है, जबकि फ्रक्टोज में फ्यूरिनोज रिंग पाई जाती है। इसमें रिंग के अंदर 5 मेंबर षटकोणीय होती है, रिंग के अंदर 4 मेंबर पंचकोणीय होती है, ठीक है। दोनों क्या है, मोनोसेकेराइड्स हैं। अब ये देखो एक ही तो यूनिट है, 5 कार्बन है, हम बोल रहे 3 से 7 कार्बन वाली मोनोसेकेराइड होती है, इसमें भी एक ही रिंग है, अकेली रिंग तो है। ये वाला स्ट्रक्चर भी सही है भाई, गलत नहीं है, ये भी मैं बोल चुकी हूँ। एनसीईआरटी में आपके ये 2 स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये वाला और ये वाला, बाकी ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, शायद आपके स्कूल्स में भी करवाए, ठीक है। आ जाओ, अब बात करते हैं, इसी में मैंने कहा कि हम एक 5 कार्बन वाली चीज की भी करेंगे जो कि मोनोसेकेराइड है। तो क्यों करेंगे, वैसे तो इसकी कहानी आगे आने वाली है जब हम डीएनए आरएनए पढ़ेंगे। इसमें हमने 2 तरह की शुगर पढ़ी, 2 एग्जाम्पल लिखे थे कल, राइबुलोज और डीऑक्सीराइबोलोज। आरएनए में राइबुलोज होती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोलोज होती है, डीऑक्सीराइबोलोज। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा। वो अभी पेंटोज शुगर रिंग बनाई थी, बस वही बनानी है। पहले हम राइबुलोज वाली देख लेते हैं, जो डीएनए में आरएनए में पाई जाती है, ठीक है। याद रखना इसको, आगे फिर मैं बताऊंगी इसको। कुछ नहीं, वो आपने अभी फ्रक्टोज की रिंग बनाई है, बस वैसी बनानी है।
बस यहाँ पे आपको नाइट्रोजन बेस जुड़ जाते हैं, है ना, क्या जुड़ जाते हैं यहाँ पे, नाइट्रोजन बेस। अभी कहानी आगे आएगी तो समझ में आ जाएगा क्या है ये नाइट्रोजन बेस, अभी सिर्फ लिख लो नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षार डीएनए के अंदर एडेनिन ग्वानिन जो होते हैं ना, और इधर की तरफ ये वाला कार्बन जो रहता है ये खुला रहता है, 5वां कार्बन, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, मतलब कि ये फ्यूरिनोज रिंग है ना, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 और 5वां खुला। इस 5वें से फॉस्फेट जुड़ता है जब डीएनए या आरएनए बनता है तो, ठीक है, ये कहानी हम आगे पढ़ेंगे। ये राइबोलोज है, डीऑक्सी राइबोलोज में क्या अंतर, ये दोनों बहनें हैं, लेकिन कितनी भी सगी बहनें हो दोनों में फर्क होता है, राइट, कोई ना कोई फर्क होता है, इनमें भी है भाई। यहाँ पे तो सेम है, यहाँ पे भी सेम है, 5वें कार्बन पे फॉस्फेट जोड़ देंगे जी, गड़बड़ घोटाला है अंदर। देखो जब हम ये रिंग बनाते हैं तो भाई बीच में आपको ये OH H ये दिख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे दिखाए नहीं है लेकिन ये यहाँ पे है, एक H है तो दूसरा OH है, एक OH है तो दूसरा H है, ये बचे हुए ये रिंग के अंदर ही तो आए हैं सब, H कुछ OH बाहर गए हैं, कुछ OH अंदर आए हैं, तो ये हम दिखाते नहीं है क्योंकि घिचपिच हो जाता है, लेकिन है यहाँ पे। अब इस रिंग में मैं आपको ये दिखा रही हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है। ये फाइरिनोज में थोड़ा सा नीचे रख कर रही हूँ, हटा रही हूँ क्योंकि मेरे विघ्न डाल रहा है ये, तो ये है OH, ये OH, ये H, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कहानी है लेकिन इसका हमें काम नहीं है इसलिए हम दिखा नहीं रहे। यहाँ पे कहानी में गड़बड़ है, यहाँ पे H तो है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक ऑक्सीजन उड़ गया, इसीलिए इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबो। डीऑक्सी मतलब इसका ऑक्सीजन उड़ गया है, डी का मतलब निकलना, डीऑक्सी, ऑक्सीजन यहां से गायब है। देखो सेकेंड नंबर के कार्बन पे यहाँ पे O है, हाइड्रोजन एल्कोहलिक ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे बेचारा अकेला एक हाइड्रोजन सेकेंड नंबर पे। अगर यहाँ से कार्बन नंबर देंगे और यहीं से देना है भाई, केमिस्ट्री का रूल है, यहीं से देना है कार्बन नंबर, तो सेकेंड नंबर ये याद रखना है आपको। डीऑक्सीराइबो और राइबो शुगर में क्या अंतर है, पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। डीऑक्सीराइबोज है ये या राइबुलोज है, जो भी आप कहना चाहें, डीऑक्सीराइबुलोज या डीऑक्सीराइबो। क्या फर्क है कि इसके सेकेंड नंबर के कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से ये डीऑक्सीराइबोलोज है, जबकि इसके सेकेंड नंबर पे OH होने की वजह से, ऑक्सीजन होने की वजह से इसको राइबोलोज शुगर कहते हैं। दोनों बहने लेकिन फर्क है, ये RNA बनाएगा और ये DNA बनाएगा। इसलिए DNA की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA की राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोलोज को राइबो भी कह सकते हैं, है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे जब DNA RNA पढ़ेंगे। चलो अब बात कर लेते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की। क्या है ओलिगोसैकेराइड? जब 1 से 10 तक की मोनोसैकेराइड्स यूनिट जुड़ती है, एक दूसरे से जुड़ जाती है, ये मोनोसैकेराइड है, इसने किसी और से बॉन्ड बना लिया, इधर भी किसी और से बॉन्ड बना लिया और एक लंबी चेन बना लेते हैं, है ना, 1 से 10 तक, तो उसको हम कह रहे हैं ओलिगोसैकेराइड्स। अब ये ओलिगोसैकेराइड मैंने कहा 1 से 10 तक हो सकते हैं, 2 से 10 तक, एक तो भाई मोनोसैकेराइड ही रहेगा ना, 2 से 10 तक, सॉरी वहां पे भी लिख देना भाई, कोई कहेगा मैम क्या हो गया आपको, 2 से 10, एक तो फिर मोनोसैकेराइड ही रहेगा, 2 से 10, ठीक है, 2 से 10 तक। अब 2 होंगे तो क्या बोल देंगे, डाइसैकेराइड, 3 होंगे तो ट्राइसैकेराइड, 4 होंगे तो टेट्रा, और फिर हमें गिनती नहीं आती तो हम कहते हैं चल पॉलीसैकेराइड हो गया तेरा, ठीक है। तो सबसे पहला मोनोसैकेराइड की 2 से 10 इकाइयों के संघनन यानी कि कंडेंसेशन। संघनन का मतलब समझते हैं पास पास आना और जुड़ जाना, है ना, जैसे पानी जो होता है वो संघनित होके, वाष्प जो होती है वो संघनित होके जल बन जाती है, वैसा ही कुछ संघनन द्वारा ओलिगोसैकेराइड्स का निर्माण होता है।
इनका जल अपघटन संभव है। भाई ये दो चीजों से मिलके बने हैं, तो आप जब भी चाहो इनको H2O निकाल लो, इनका जल अपघटन कर दो। अभी मैंने जस्ट एक बात कही कि जब भी ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बनेंगे इसमें H2O निकलेगा। तो अगर आप किसी H2O को वापस जोड़ दोगे तो इनके बॉन्ड टूट जाएंगे वापस अपनी अपनी जगह। देखो कहानी को समझो, केमिस्ट्री का पार्ट है लेकिन समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे हमने कहा कि ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है, H2O निकला यहाँ से, है ना। अगर मैं ये H2O इसको वापस दे दूँ तो ये क्या होगा, वापस जो है ये H यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा और OH यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो इसका जल अपघटन हो जाएगा। इसको जल से अपघटित कर दिया तो वापस इसकी रिंग खुल जाएगी और ये ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा, है ना। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, जल अपघटन से वापस प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम इन इकाइयों को अलग अलग कर सकते हैं अगर ये जुड़ी हुई है तो, क्या करके, जल अपघटन करके मोनोसैकेराइड बना सकते हैं। डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड को फिर से मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोनोसैकेराइड की दो इकाइयों के बीच बनने वाले बंध को यह आ गया है भाई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स कहते हैं। याद रखें इसको, इंपॉर्टेंट चीज। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं, मैं सब समझाऊंगी, बस एक बार पढ़ लो इसको। एक पहला है 1,4 लिंकेज। अब कुछ ज्यादा अगर थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी ही होगी आपने, पढ़नी भी चाहिए, है ना, कि भाई जिन जिन के बीच में बॉन्ड बनता है हम उसको लेबल कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है 1,4 लिंकेज बॉन्ड, मतलब पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच बॉन्ड बना हुआ है। अभी देखेंगे इसमें एक मोनोसैकेराइड का कार्बन नंबर 1 दूसरे मोनोसैकेराइड के कार्बन नंबर 4 के साथ बंध बनाता है या क्रिया करता है। बंध बनाना लिखोगे तो ज्यादा सही है। और बंध कौन सा है, ग्लाइकोसाइडिक, मतलब कि वही एक OH ग्रुप और एक ऑक्सीजन वाले ग्रुप के बीच में बन रही है, ठीक है। दूसरा है 1,2 लिंकेज बॉन्ड। अच्छा, कई बुक्स में इसको 1,6 भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है ना। 1,6 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इस लेवल पे हम जो पढ़ रहे हैं वो 1,2 वाले बॉन्ड ही पढ़ेंगे, ठीक है। लिंकेज, इसमें एक मोनोसैकेराइड का कार्बन नंबर 1 दूसरे मोनोसैकेराइड के कार्बन नंबर 2 से क्रिया करता है। 1 और 2 के बीच में बना हुआ है इसलिए 1,2 लिखा हुआ है। अभी कैसे बना है मैं समझाऊंगी, ठीक है। डाइसैकेराइड्स बॉन्ड कौन से हैं, दो प्रकार के बनेंगे, या तो 1,4 या 1,2, दोनों ही बॉन्ड में समझाऊंगी। अब डाइसैकेराइड मतलब इसमें क्या है, दो मोनोसैकेराइड जुड़े हुए हैं, है ना। दो आदमी, दो मोनोसैकेराइड की यूनिट जुड़ी हुई है, बॉन्ड बना रखा है इन्होंने ऐसे, ये, और ये बॉन्ड क्या रहेगा, ग्लाइकोसाइडिक, ठीक है। दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से निर्मित होता है। अब वो मोनोसैकेराइड कुछ भी हो सकती है, ये बात मैं पहले कह चुकी हूं। हमने इतनी मोनोसैकेराइड बड़ी, 3 कार्बन वाली, 4 कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली, 6 कार्बन वाली, जिसमें हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ा, 5 कार्बन में हमने राइबोलोज पढ़ा। तो इनमें से कोई भी मोनोसैकेराइड हो सकती है डाइसैकेराइड को जुड़ने में। ग्लूकोज ग्लूकोज भी जुड़ सकता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज भी जुड़ सकता है ना, ग्लूकोज गैलेक्टोज भी जुड़ सकता है। अभी देखते हैं इनका सामान्य सूत्र CnH2n, फॉर्मूला वही है भाई, n की पावर लगानी है आपको, वही डबल रहेगा। अगर ये 6 है तो ये 12 और ये 6 रहेगा, ठीक है। माल्टेज, अच्छा, इनका नॉर्मल जो फॉर्मूला है ना उसमें एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, H2O निकल जाता है ना, एक ऑक्सीजन क्यों। इनका नॉर्मल फॉर्मूला जो है वो रहेगा जैसे C12, क्योंकि 2 यूनिट जोड़ेंगे हम, है ना, 2 मोनोसैकेराइड जोड़ेंगे तो अभी समझ जाओगे। और ये हो जाएगा 22 और ऑक्सीजन हो जाएगा 11। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने अभी कहा कि इसमें से एक H2O का अणु जुड़ेगा जब ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बनेंगे, तो एक H2O कम करना पड़ेगा आपको, 2 यूनिट जोड़ोगे आप तो। अभी समझाती हूँ। पहला उदाहरण है डाइसैकेराइड का माल्टेज, जिसको हम देखेंगे, लैक्टोज और सुक्रेज को देखेंगे। लैक्टोज को हम नहीं देखेंगे, आपकी बुक में तो माल्टेज और सुक्रेज भी नहीं दे रखे, लेकिन नीट के हिसाब से थोड़े से इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रही हूँ। चलो बात कर लेते हैं माल्टेज की। यह 2 ग्लूकोज अणुओं, ये याद रखने हैं आपको, 2 ग्लूकोज के अणुओं में संघनन से बनते हैं। इन अणुओं के बीच 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या बंध पाया जाता है। यह
प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, मतलब नेचुरली आपको नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलते हैं ये नेचुरली आपको अनाजों में, मॉल्ट, जब आप वो अनाज वगैरह को फर्मेंट करते हो तब उनसे ये शुगर निकलती है, जब ग्लूकोज मिलके मोल्टेज बनाते हैं। नेचुरली आपको मोल्टेज कहीं नहीं मिलेगा। इनका निर्माण मंड, ये मंड है, मांड बोलो मंड बोलो एक ही बात है, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। कई बुक्स इसको मांड भी लिखती है। वह ग्लाइकोजन के अपघटन द्वारा होता है। कब कब होता है? या तो आप स्टार्च का डिकम्पोजिशन कर दो, तोड़ दो उसको, तब आपको मोल्टेज मिल जाएगा, या फिर आप ग्लाइकोजन को तोड़ोगे तो आपको मोल्टेज मिलेगा। ठीक है, मोल्टेज बनता कैसे है सुनो। ग्लूकोज के 2 इकाइयों से मिलके बना हुआ है ना, मतलब कि हमें क्या लेनी है, मोनोसेक्राइड की 2 इकाई लेनी है। एक तो हम ग्लूकोज लेंगे और दूसरा भी ग्लूकोज ही लेंगे। पहले सेम के बीच में बंध बनाएंगे, फिर अलग अलग, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। आपको पता है ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, तो 2 मोनोसेक्राइड जुड़ रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, एक डाइसेकेराइड है। ये बात तो समझ गए होंगे कि हम डाइसेकेराइड पढ़ रहे हैं, 2 मोनोसेक्राइड की इकाइयां जोड़ रहे हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल्स टू मोल्टोज। और ये आपने डाइजेशन वगैरह में पढ़ा भी होगा, इसको मोल्टेज के एंजाइम की उपस्थिति में क्या करेंगे, डिग्रेड कर सकते हैं। अब होता क्या है सुनो, ये ग्लूकोज का रिंग है, अभी हम बना के आए हैं, ज्यादा देर नहीं हुई। ये एक ग्लूकोज, अब मेरे को सेम लेवल पे बनाना है, मेरी परीक्षा है आज। ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज की 2 इकाइयां हो गई। ग्लूकोज में यहाँ पे एक छठा कार्बन रहेगा, इधर एक छठा कार्बन रहेगा। अब क्या है, ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और छठा वाला बाहर निकला हुआ है। ऐसे इधर भी है 1 2 3 4 5 और इधर जोड़ना था मुझे छठा, चौथे पे जोड़ दिया मैंने छठा। ठीक है, हो गया भाई। ये ग्लूकोज की 2 इकाई हो गई। अब इनको हमें संघनित करना है, और संघनित करना है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइको। किसके बीच में, 1 और 4 के बीच में। तो सुनो, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हमारे ग्लूकोज के साथ क्या होता है, ये ऑक्सीजन है भाई। अगर हम ग्लूकोज की संरचना देखते हैं तो ये कार्बन है ना, यहाँ कार्बन है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे OH है। तो इनके और इसके, कलर चेंज कर दूं मैं, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बना है और एक H2O का अणु निकल जाएगा। अब ये बॉन्ड बना कैसे है सुनो, इधर OH होगा ऑब्वियसली, इधर भी OH है। हम बोल के आए ना कि ये OH है, तो इसमें से ऐसे निकलता है 2 H2O, सॉरी भाई, ये OH और इधर से H निकल जाएगा। बीच में क्या बचेगा, बीच में एक ऑक्सीजन ही तो बचेगा यहाँ पे। तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, पहले और चौथे के बीच में बना हुआ है, इसीलिए इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या निकलेगा इसमें से, H2O निकलेगा। अब आपको ये कैसे निकला नहीं निकला वो नहीं समझना है, वो केमिस्ट्री का मैटर है, हमें बायोलॉजी में समझना भी नहीं है। अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप तो सिर्फ बॉन्ड बना दो, ठीक है। और थोड़ा सा अगर समझ गए हो, जिनको अच्छी केमिस्ट्री आती है वो तो समझ गए होंगे कि क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी एक OH है, यहाँ पे भी एक OH है, क्योंकि हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं तो दोनों साइड OH बना के आ रहे हैं ना, वही OH है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हो गया। अब क्या बन जाएगा, मोल्टेज। तो ये मोल्टेज ही है, ये रहा मोल्टेज, ये मोल्टेज का फॉर्मूला है, सूत्र है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अगर मैं इसको केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी भाई, ये क्या था, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था, C6H12O6 था। ये भी ग्लूकोज है तो C6H12O6 होगा। अब ये दोनों मिले, लेकिन मैंने कहा एक H2O का अणु निकल गया है, क्योंकि बंध बन गया है, बॉन्ड बन गया है। ये एक H2O आपको करना पड़ेगा कम, 6 कार्बन 6 और 6 12 कार्बन, ठीक है। 12 हाइड्रोजन, 12 प्लस करेंगे ना इनको, 12 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन कितने होते हैं, 24। लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हम बाहर फेंक चुके हैं H2O के फॉर्म में, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 24 की जगह 22।
प्लस ऑक्सीजन देखो 6 ऑक्सीजन प्लस 6 ऑक्सीजन 12, लेकिन एक ऑक्सीजन निकली हुई है H2O की फॉर्म में, तो ये हो गई 11। ये फॉर्मूला क्या मैंने वहां पे लिखा है पीछे, ये देखो ये रहा 12, 22 और 11। समझ में आया क्यों लिखा? वेरी गुड, आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे बना है मोल्टेज। अब सुक्रेज क्या करना है? कुछ नहीं करना सुक्रेज में, एक ग्लूकोज को हटा के फ्रक्टोज जोड़ दो। आ जाओ मैदान में, केमिस्ट्री पढ़ें। इसको क्या कहते हैं? सुक्रेज को मैंने कहा सबके कॉमन नेम याद रखने हैं, केन शुगर कहते हैं, क्योंकि ये गन्ने से मिलती है। केन शुगर, केन शुगर है ना, गन्ने से मिलती है। इसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज होता है, ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है, और 2 ही यूनिट जुड़ी है, इसका मतलब डाइसैकराइड है। लेकिन दोनों डाइसैकराइड अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, माल्टेज में दोनों ग्लूकोज थे, यहाँ पे एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज है। यह अत्यधिक मीठी शर्करा है, यह पौधों में अधिकता से पाई जाती है। इसमें कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, और मैंने कहा कुछ बुक्स 1,6 भी लिखती है, लेकिन मैं उसको नहीं मानती। ठीक है, सुक्रोज किससे मिलके बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। ये आपको याद रखने, और मेरे हिसाब से आपको 10th में याद किए होंगे तो याद होंगे। अब लैक्टोज की बात बाद में करेंगे, पहले ग्लूकोज को, सुक्रोज को खत्म करते हैं। क्या है सुक्रोज? कुछ नहीं। अब एक क्या करना है, इसका फॉर्मूला भी वही रहेगा, C6H22O11। ऐसे जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम था, वैसे ही सुक्रेज और मोल्टेज का फॉर्मूला भी सेम है, सिर्फ संरचना में फर्क है। ठीक है, यहाँ पे ही वही एक H2O निकलने की वजह से फॉर्मूले में कैसे आया वो समझा चुकी हूं मैं पहले वाले में। अब क्या है, इसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जोड़ना है। ग्लूकोज क्या है? ये रहा ग्लूकोज, लो बना दो। क्या ही बनाना है ग्लूकोज में, ये छठा कार्बन बार। इधर आपको फ्रक्टोज बनाना है। फ्रक्टोज कैसा था? फ्यूरिनोज रिंग थी, तो ये फ्यूरिनोज रिंग बना दो फ्रक्टोज की। यहाँ पे छठा कार्बन, 2 सिंग निकले रहते हैं इसके, है ना, दोनों कार्बन बाहर हैं इसके, 2 सिंग बनाने हैं फ्रक्टोज में। ग्लूकोज में एक ही सिंग है। अब नंबरिंग कहाँ से दोगे? नंबरिंग उल्टी देनी पड़ेगी, यहाँ पे यहां से देनी पड़ेगी 1। अब कहीं से भी नंबरिंग दो, सेम ही बात है भाई, क्योंकि रिंग इक्वल है ना, प्लेन पे है, तो भाई यहां से भी नंबरिंग दूं तो भी सही है, यहां से भी दूं तो भी सही है। लेकिन हमें क्योंकि 1-2 बॉन्ड समझाना है मुझे आपको, इसलिए मैं यहां से दे रही हूँ 1 2 3 4 5 और 6। इधर भी 1 2 3 4 5 और 6। 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये लो, ये 1 कार्बन से 2 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या निकला है भाई? H2O निकल गया, निकल लो यहां से फटाफट, और ये बॉन्ड बन गया। देखो उधर भी ऑक्सीजन है, ठीक है, वहां पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन बनाना मत भूलना, क्योंकि भाई मैंने कहा ये OH निकला है और ये H निकला है, ये ऑक्सीजन तो है ही ना। ठीक है, समझ गए? ये फॉर्मूला उतार लेना, और डायरेक्ट आप वापस यही बनेगा, मैंने यहीं पे बॉन्ड बना दिया है ना। आप आगे इसको अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो यहाँ से हटाओ, हट, रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो इसको? इसे यहाँ पे बना दो। अब जो मेन चीज़ है, मैंने पिछले वाले में भी उसी में चेंज कर दिया आपको दिखाने के लिए। ये छठा कार्बन, ये लो, ऐसे बना दो मैडम, क्या ही फर्क पड़ना है। अरे पहला, ये छठा, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ठीक है, मैंने आपसे कहा आपकी बुक में एक टॉपिक दे रखा है बहु इकाइयों को जोड़ने के लिए बंद, उसमें 3 बंद दे रखे हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और एक और बंद कौन सा दे रखा है? हाँ ठीक है, अभी 2 लिख लो, अभी देखेंगे, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये हो गया। अब मैं वहां पे वो टॉपिक दोबारा नहीं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये है कि 2 कार्बोहाइड्रेट में OH एल्कोहलिक ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता है और वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलता है, उसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइको क्यों? क्योंकि ग्लूकोज, ये शर्करा के बीच में बॉन्ड बनते हैं, इसलिए इनको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। चलो अब है लैक्टोज। लैक्टोज में कुछ कहानी नहीं है, सीधा सा आप लिख देंगे कि इसे मिल्क शुगर कहते हैं, क्योंकि ये दूध में मिलती है।
ठीक है। और ये किससे मिलके बनी हुई है? ये एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोजन के बीच संगनन से मिलती है, ठीक है। एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोजन। अब गैलेक्टोजन एक प्रकार की मोनोसैकेराइड है, ठीक है। ग्लूकोज तो पता ही है, ये गैलेक्टोजन हमने पढ़ी थी, हमने 3 4 5 कार्बन जो पढ़े थे। गैलेक्टोजन भी एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है। और ये है ग्लूकोज, तो ये एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से मिलकर बनी हुई है, तो लैक्टोज है। इसका फॉर्मूला वगैरह आपको कुछ याद नहीं करना है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है किससे मिलके बनी है। अब बात कर लेते हैं जो बचा है हमारा, ठीक है। अब क्या बचेगा? ये डाइसैकेराइड यहाँ पे मैं खत्म कर रही हूं। अगर आप ट्राइसैकेराइड पूछना चाहते हैं, ये तो डाइसैकेराइड है। देखो कुछ एक्स्ट्रा बच्चों के लिए ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ यहाँ पे ट्राइसैकेराइड्स के बारे में। हमने डाइसैकेराइड पढ़ी ना, ये तीनों एग्जाम्पल डाइसैकेराइड्स के, दो दो ही तो जुड़े हैं, एक एक दो, उधर भी दो दो जुड़े हुए हैं। अगर मान लो आपसे पूछ ले ट्राइसैकेराइड, तो उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है ट्रायोज का, ट्राइसैकेराइड्स। क्योंकि हमने कहा कि ओलिगोसैकेराइड में 1 से 10 तक कार्बन मोनोसैकेराइड जुड़ सकते हैं, तो ये तो 2 वाली हुई, बाकी की आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन ये ट्राई वाली आप याद रख लें। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रेफिनोज, इसको आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। रेफिनोज किससे मिलकर बनी होती है? रेफिनोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनी होती है, या गैलेक्टोजन, ठीक है। गैलेक्टोजन और गैलेक्टोज एक ही बात है, ठीक। ये 3 है, देखो 3 यूनिट हो गई इसमें, 1 2 3, इसीलिए ये ट्रायोज है, ये ट्राइसैकेराइड्स है। तो इसको आपको एग्जांपल ध्यान रखना है, कहाँ मिलती है ये मिलती है आपके चुकंदर में, बीट रूट, चुकंदर चुकंदर में मिलती है, ये इसके अंदर मिलती है, ठीक है। रेफिनोज याद रखनी है आपको, ये ट्राई है, 3 यूनिट, इसमें 2 जुड़ी है ना, इसमें ऐसे ग्लूकोज फ्रक्टोज, यहाँ पे प्लस लगा दो भाई, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी जुड़ जाएगा ये वाला, तो फिर 3 बन जाएगी, ठीक। चलो तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं, इसको थोड़ा 2-3 बार देखो, समझो, थोड़ी केमिस्ट्री दिमाग में घुसाओ तो समझ में आएगा, क्योंकि आगे और केमिस्ट्री आने वाली है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए